हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सक्सेसर स्टेट्स, जिन स्टेट्स ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था अपने आप को इन द टाइम ऑफ लेटर मुगल एम्पायर। मतलब जो 1707 के बाद रूलर आए थे, उनका पावर वो इतने पावरफुल नहीं थे, तो उनके अंदर कुछ रूलर ने अपने आप को एक तरीके से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और सक्सेसर स्टेट्स का फॉर्मेशन किया था, एस्टेब्लिशमेंट किया था पहला। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। तीनों जो स्टेट बने थे उन तीनों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर अप किए हुए हैं। थ्योरेटिकल प्लस में एग्जाम का जो आजकल अप्रोच है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं उसी फॉर्मेट पे इसको सीरीज को जनरेट किया हुआ है। लास्ट तक देखना, आपको पूरा कवरेज मिलेगा। थ्योरेटिकल प्लस प्लस में एग्जाम में जो आने वाला तरीका है, एग्जाम जैसा पूछ रहा है उसका आपको एक अप्रोच अच्छे से मिल जाएगा। और बाकी वीडियो नहीं देखना तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर प्रैक्टिस कर लेना खुद से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल प्रोविंस बिकम independent state during 18th century as the Mughal Empire declined। जैसे जैसे 18वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो कुछ स्टेट्स ने मुगल प्रोविंस से अपने आप को मुगल एम्पायर से निकाल के डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, पहले वो मुगल एम्पायर के अंदर ही आते थे, तो वो सक्सेसर स्टेट इसीलिए बोला जाता है कि वो पहले उसी के अंदर थे, मुगल एम्पायर के अंदर। बाद में उन्होंने अपने आप को एक तरीके से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, तो इनको इंडिपेंडेंट स्टेट बोलते हैं या फिर सक्सेसर स्टेट बोलते हैं। कुछ भी पूछा जाए तो दोनों का आंसर वही होगा। कौन कौन से स्टेट थे? सब ये बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये तीन स्टेट थे। तीनों स्टेट पे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से स्टेट सक्सेसर स्टेट बोले जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट ने एक तरीके से इसका क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, पहले किसने किया था फिर किसने किया था, उसका क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखें कि 18th सेंचुरी में इंडिपेंडेंट स्टेट जिसको बोलते हैं या फिर सक्सेसर स्टेट बोलते हैं वो थे बंगाल, अवध और हैदराबाद। तीन आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन कई बार ये आता है कि किस रूलर की लीडरशिप में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था। ठीक है, पहला इंडिपेंडेंट रूलर कौन था इनका, एक तरीके से इनका एक तरीके से नवाब कौन बना था इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित किया था मुर्शीद कुली खान ने। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, याद रखना प्लीज। बंगाल को एक तरीके इंडिपेंडेंट बना था मुर्शीद कुली खान के अंदर। ठीक है, ये पहले नवाब थे वहां के। फिर अवध, अवध बना था पहला एक तरीके से ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट और सक्सेसर स्टेट अंडर सादत खान, और इनको दूसरा नाम बुरहान उल मुल्क भी बोलते हैं। तो बुरहान उल मुल्क भी लिखा जा सकता है और सादत खान भी लिखा जा सकता है, दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लेना। हैदराबाद बना था इंडिपेंडेंट अंडर निजाम उल मुल्क, जिसको असफ जाही मतलब डायनेस्टी से बिलोंग माना जाता है। ठीक है, निजाम उल मुल्क असफ जाह। इनका मैच द फॉलोइंग आता है कि पहला एक तरीके से नवाब कौन बना था इनका, और या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से स्टेट थे जिन्होंने को सक्सेसर स्टेट बोला जाता है, इंडिपेंडेंट बने थे इन 18th सेंचुरी। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना आप लोगों को। और ऐसे ही अगले लेक्चर में जब हम करेंगे न्यू स्टेट फॉर्म हुए थे, मराठा सिक्स वगैरह, वो न्यू स्टेट थे। ठीक है, और जो ये अभी हम बात किए हैं बंगाल, अवध, हैदराबाद की, ये सक्सेसर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस है। तो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देखने को कैसे मिल रहा है, देखो मैं ये लिया आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। वो बोलेगा चार लोकेशन देगा और बोलेगा कि मुगल प्रोविंसेस और फाउंडर और फर्स्ट रूलर पर क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन फाउंडर था, फर्स्ट रूलर कौन था। तो बंगाल का भी मैं बताया था आप लोगों को कौन था, मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने उसको फाउंड किया था। ठीक है, बस बंगाल का। फिर अवध का सादत खान या बुरहानुल मुल्क, सादत खान या बुरहानुल मुल्क। इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। प्लीज इस तरीके से मैच द फॉलोइंग आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, हैदराबाद को पहला फाउंडर कौन था, ये निजाम उल मुल्क असफ जाह। इसको चीन किलिच खान भी बोलते हैं, अगर यहाँ पे चीन किलिच खान लिखा जाए तो भी आंसर वही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके तीन नाम थे। और उसके साथ साथ रोहिला खंड। अब आप भी बोलोगे सर ये तो सक्सेसर स्टेट नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ये बोला ही नहीं है कि सक्सेसर स्टेट को मैच द फॉलोइंग करो। मैंने तो ये बोला है कि फाउंडर कौन कौन थे। अब यहाँ पे सक्सेसर भी आ सकता है, कोई दूसरा भी आ सकता है, तो ठीक है। तो रोहिला खंड के फाउंडर कौन थे, अली मोहम्मद खान। ठीक है, ये अलग है। तो एक तरीके से ये चारों के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आ रहा है, तो प्लीज मार्क मार्क करें, स्टार मार्क करके एक तरीके से शॉर्ट नोट्स बना कर। फिर क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्मेट में ईयर वाइज कि कौन सा स्टेट कब एक तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ या सक्सेसर बना। बंगाल सबसे पहले हुआ या फिर हैदराबाद हुआ या फिर अवध हुआ। ठीक है, इसकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है आप लोगों को। सबसे पहले कौन सा हुआ था, बंगाल हुआ था। बंगाल कितने में हुआ था, 1717 में हुआ था। ठीक है, और बंगाल किसके अंदर, मुर्शीद कुली खान के अंदर। फिर हुआ था अवध, अवध कितने में हुआ था, 1722 में। किसके अंदर, सादत खान के अंदर या फिर एक तरीके से बुरहान उल मुल्क के अंदर। हैदराबाद हुआ था तीसरे नंबर में 1724 में। वो कब हुआ था, किसके अंदर हुआ था, असफ जाही किंगडम के अंदर। ठीक है, निजाम उल मुल्क असफ जाही। तो याद रखना है ईयर वाइज, बंगाल 1717,
और अपना अवध 1722 और हैदराबाद 1724। सबसे पहले बंगाल, फिर अवध, यहाँ पे बंगाल था, फिर अवध था, और यहाँ पे नीचे जाके साउथ में एक तरीके से हैदराबाद। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन इस तरीके से भी देखने को मिलता है एग्जाम्स के अंदर। रूलर वाइज में आपको बता ही दिया था। किसने मुर्शीद कुली खान को एज ए दीवान अपॉइंट किया था? बंगाल का दीवान, दीवान मतलब रेवेन्यू कलेक्टर एक तरीके का। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? मुर्शीद कुली खान के टाइम पर। अब मुर्शीद कुली खान को आप देखोगे 1717 के अराउंड इन्होंने एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे तो फारूकशियर थे। अब फारूकशियर ने ही इनको दीवान अपॉइंट किया था या पहले, उससे पहले ही ये दीवान थे, ये आपको एक तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको दीवान अपॉइंट किया गया था औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, दीवान तो औरंगजेब के टाइम से ही थे। ये क्वेश्चन में थोड़ा मतलब गलती होने के चांसेस है। आप लोग सोचोगे कि मुर्शीद कुली खान ने इंडिपेंडेंस स्टेट कब बनाया? 1717 में बनाया। ठीक है, तो उसके टाइम पे फर्रुखशियर ही थे, तो हो सकता है उन्होंने इसको दीवान अपॉइंट किया हो। नहीं, ये दीवान उससे पहले से थे, औरंगजेब के द्वारा इनको दीवान अपॉइंट किया गया था। ठीक है, बाद में दीवानी तो इनके पास थी, फिर एक तरीके से सूबेदारी भी इनको सूबेदारी भी दे दी जाती है, मतलब पैसा भी यही कलेक्ट करेंगे और प्रोटेक्शन भी यही देंगे। तो उसके बाद ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते थे। तो दीवानी किसने दी थी? औरंगजेब ने। और सूबेदारी कौन देगा? फर्रुखसियर। और उसके बाद ये बोला पैसा भी मेरे पास, आर्मी भी मेरे पास, तो भाई मैं ही राजा हूँ, तो इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा अपने आप को 1717 में। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, डिफरेंस याद रखना। इसका आंसर फर्रुखसियर नहीं होगा, औरंगजेब होगा, क्योंकि इसको दीवान तो पहले ही बना दिया जा चुका था। ठीक है, हु अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान एज सूबेदार ऑफ बंगाल? देखो ये आ गया, दीवान किसने बनाया था? औरंगजेब ने। बट सूबेदार किसने बनाया था? फारूकशियर ने। अब सूबेदार बनते ही 1717 में अब बोला कि पैसा भी मेरे पास, आर्मी भी मेरे पास, तो मैं किसी को क्यों अधीन रहूं? बोल दिया इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट थे, ये सक्सेसर स्टेट थे, पर फिर भी नॉमिनली एक्सेप्ट करते थे कि मुगल एम्पायर वहां पे एक तरीके से मिलता है। ठीक है, तो उसकी नॉमिनल सुजेनिटी में रहते थे, पर फिर भी सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट इनको बोला जा सकता है। ठीक, तो औरंगजेब ने इसको दीवानी दी थी, फर्रुखशियर ने इसको सूबेदारी दी थी। फिर इसके बाद इसने अपना इंडिपेंडेंस स्टेट बना दी थी 1717 में। ठीक है, हु वाज द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल? बंगाल का लास्ट सूबेदार कौन था? ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो ये लास्ट सूबेदार कैसे बोलेंगे कि जब इसको सूबेदार अपॉइंट किया गया था बंगाल में, उसके बाद तो इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, नवाब बन गया था, तो यही लास्ट सूबेदार था। मुर्शीद कुली खान ही एक तरीके से लास्ट सूबेदार था। इसके बाद कोई सूबेदार नहीं आया वहां पे। उसके बाद आए वहां पे नवाब। ठीक है, नवाब आए उसके बाद। नवाब कौन था? पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खान। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उस तरीके से सोचना है खुद से और एक तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस बिना कुछ भी सक्सेसफुल होने वाले नहीं हो। अरेंज द फॉलोइंग सूबेदार नवाब्स ऑफ द बंगाल इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट है एग्जामिनर के, क्रोनोलॉजी पे, क्योंकि देखो पहले पहला नवाब आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, कोई मर जाएगा, किसी का सक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नवाब चेंज होते जाएंगे, तो इस पे क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आता ही आता है। पहले कौन था नवाब, फिर बाद में कौन बना, फिर कौन बना। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। तो मुर्शीद कुली खान पहला नवाब था, उसके बाद कौन नवाब आता है, फिर उसके बाद कौन नवाब आता है, इस पे सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ जाता है। देखो मुर्शीद कुली खान के बाद आता है 1727 तक मुर्शीद कुली खान रहते हैं। उसके बाद आ जाता है सुजाउद्दीन। ठीक है, मोहम्मद खान भी इसका नाम था, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद कौन आता है? सरफराज खान। इससे पहले सरफराज खान और सुजाउद्दीन के बीच में टसल भी होता है। बोलते हैं कि सरफराज को बनाएंगे, पर सुजाउद्दीन बोलता है नहीं नहीं मैं बनूंगा, तो फिर सुजाउद्दीन को ही बना देते हैं। फिर सरफराज खान, जब सुजाउद्दीन चला जाता है तब सरफराज खान आता है। ठीक है, तो सुजाउद्दीन आता है खुर्शीद कुली खान के बाद, फिर सरफराज खान और फिर अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान इसको बैटल ऑफ गिरिया में हराता है सरफराज खान को, और फिर उसके बाद इस डायनेस्टी को ही खत्म कर देता है। फिर ये अपनी अलीवर्दी खान वाली डायनेस्टी लाता है। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप लोगों के यहाँ सामने रखा हुआ है। सीक्वेंस में क्वेश्चन आता ही आता है, मुर्शीद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन, फिर सरफराज, फिर अलवर्दी खान। टाइमलाइन जाननी है तो टाइमलाइन दिखा देते हैं। 1727 तक मुर्शीद कुली खान थे, फिर 12 साल के लिए सुजाउद्दीन, ये सन इन लॉ थे इनके। फिर सरफराज खान 1 साल के लिए बस, क्योंकि ये बैटल ऑफ गिरिया में हार जाता है। कौन हराता है? अलीवर्दी खान हराता है। फिर अलीवर्दी खान आ जाता है 16 साल के लिए। ठीक है, अलीवर्दी डायनेस्टी के साथ। तो एक तरीके से एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपको बैटल ऑफ गिरिया किस किस के बीच हुआ था? सरफराज खान को हराया था अलीवर्दी खान के द्वारा, और इनकी डायनेस्टी को खत्म कर दिया था। ये तीन ही रूलर रहे थे, मुर्शीद, सुजाउद्दीन, सरफराज। ठीक है, अलीवर्दी फिर आ गया था, ये 16 साल के लिए रहा था। ठीक है, तो बैटल ऑफ गिरिया टर्निंग पॉइंट था अलीवर्दी खान का पावर में आना बंगाल के अंदर। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है
कि अरेंज द फॉलोइंग नवाब ऑफ बंगाल इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी अलीवर्दी खान की भी डायनेस्टी चलेगी, ठीक है। ये तो पहली तो उसकी हो गई, मुर्शीद कुली खान की। अब अलीवर्दी खान वाली डायनेस्टी पे भी आ सकता है कि ये नवाब का सीक्वेंस का है। देख लेते हैं। पहले अलीवर्दी खान था। अलीवर्दी खान के बाद कौन आया था? 1756 तक था अलीवर्दी खान। उसके बाद आप लोगों ने अगर बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, बैटल ऑफ प्लासी वगैरह से, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर से, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे कौन कौन सा एक तरीके से नवाब देखने को मिलता है बंगाल में? वो देखने को मिलता है अपना, बताइए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अलीवर्दी खान के बाद कौन आया? सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला को चीट किसने किया था बैटल ऑफ प्लासी में? मीर जाफर ने। तो मीर जाफर उसके बाद देखने को मिलेगा। मीर जाफर के बाद कौन आया था? मीर कासिम। इसको हटा के मीर कासिम को बैठाया था, ठीक है। कासिम, और सबसे पहले कौन था? अलीवर्दी खान तो था ही सबसे पहले, ठीक है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका आंसर रहेगा। 3 1 2 4 ये आंसर इसका मिलेगा, आप देख लेंगे, ठीक है। अलीवर्दी खान जिसने सरफराज खान को हरा के बैटल ऑफ एरिया में एक तरीके से रूलर बने थे। फिर सिराजुद्दौला जहाँ पे प्लासी हुआ था। फिर मीर जाफर, प्लासी के बाद ये बने थे। और इसके बाद ब्रिटिश बैक थे, मतलब ब्रिटिश सपोर्ट करते थे। फिर मीर कासिम जिनके अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो बैटल से भी याद रख सकते हैं, और एक तरीके से सीक्वेंस वाइज भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लिंक करना सीखना पड़ता है, तभी आप कन्वर्ट कर पाओ क्वेश्चन को। बैटल ऑफ गेरिया किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ गेरिया सरफराज खान को हराया था अलीवर्दी खान ने, तभी अलीवर्दी डायनेस्टी को लाए थे, ठीक है। तो ये आंसर, करेक्ट आंसर 1740 में हुआ था, ठीक है। मुर्शिद कुली खान वाज ओरिजिनली बोर्न एज एंड वाज ऑल्सो नोन बाय द नेम। देखो इसी सिली क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एग्जाम के अंदर, कि बोलेंगे कि उसका असली नाम क्या था, कैसे बोर्न हुआ था, और उसका जो नाम क्या था बाद में, किस नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान ये एक तरीके से सूर्य नारायण मिश्रा के नाम से जन्म हुए थे। फिर इनको मोहम्मद हादी के द्वारा इनका नामकरण दिया गया था, ठीक है। मतलब कि मुस्लिम ने इनको पाला था बाद में। तो असली नाम था सूर्य नारायण मिश्रा, और जो बोला जाता है मोहम्मद हादी भी बोला जाता है। मुर्शिद कुली खान को जो फर्स्ट नवाब थे बंगाल के, इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट के, ठीक है। तो याद रखना है ये भी पॉइंट। इनके गार्जियन थे ना हाजी साफी, उन्होंने इनको ये नाम दिया था मोहम्मद हादी का। और ऑनररी जो टाइटल था जाफर खान बहादुर, वो भी इनको बोलते थे। फर्स्ट नवाब कौन था बंगाल का? अभी बताया, मुर्शिद कुली खान, जिसने इसको फाउंड किया था बंगाल को। सिंपल। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, इसने कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दी थी बंगाल की? डेक कहाँ से किस लोकेशन पर नई कैपिटल ले आया था? अब देखो चार ऑप्शन को पढ़ोगे तो मुर्शीद के नाम पे कौन सी है? मुर्शिदाबाद, तो यही आंसर होगा। डेक कहाँ से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था? मुर्शिदाबाद बना दिया था नया कैपिटल अपने नाम पे। कटरा मस्जिद एक बंगाल के अंदर मॉन्यूमेंट है, बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? मुर्शिद कुली खान के द्वारा बनाई गई थी कटरा मस्जिद, ठीक है। कटरा मस्जिद मुर्शिद कुली खान के द्वारा बनाई गई थी। और इसी का टूम भी कहाँ पे है? कटरा मस्जिद के अंदर ही है। मतलब मरने के बाद ये मुस्लिम लोगों का टूम वगैरह बनता है ना, तो वो उसी के अंदर ही है। हु फर्स्ट बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद? मुर्शिद कुली खान के बाद, डेथ के बाद कौन नवाब बना था? देखो शुजाउद्दीन और सरफराज खान, मतलब ये सन इन लॉ था, ये बेटा था। तो सिचुएशन रही कि इसको बनाएंगे, नॉमिनेट इसको किया गया था। पर ये बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, वॉर हो जाएगा, तो फिर इसको बना देते हैं, या खुद ही खाली कर देता है, ठीक है। शुजाउद्दीन मोहम्मद खान बनते हैं उसके बाद, ठीक है। मतलब फैमिली टसल टाइप रहता है, पर वो खुद ही सीट छोड़ देते हैं सरफराज खान, और बन जाते हैं वो। नासिरी डायनेस्टी ऑफ बंगाल। अब देखो ये मुर्शिद कुली खान वाली डायनेस्टी ना, जिसमें तीन बनते हैं। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, फिर शुजाउद्दीन और सरफराज खान, इसकी डायनेस्टी को बोलते हैं नासिरी डायनेस्टी, ठीक है। किसके द्वारा फाउंड की गई थी? मुर्शिद कुली खान के द्वारा। उसके बाद आ जाती है अलीवर्दी डायनेस्टी, जो बैटल ऑफ एरिया में सरफराज खान को हरा देता है अलीवर्दी खान, ठीक है। तो नासिरी डायनेस्टी याद रखना है। विच नवाब ऑफ बंगाल कंपेयर द यूरोपियन मर्चेंट टू ए हाइव ऑफ बीज? मतलब मधुमक्खी के छत्ते से कंपेयर कर देता है। हुज हनी में बेनिफिट फ्रॉम बट दे विल स्टिंग यू इफ इट डिस्टर्ब। कि मतलब जिसके शहद से आप फायदा तो उठा सकते हो, बट अगर वो डिस्टर्ब हो गए तो आपको स्टिंग भी करेगा, मतलब काटेगा भी। तो हनी बी से, उसके छत्ते से, मधुमक्खी के छत्ते से, हाइव ऑफ बी से कंपेरिजन किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? अलीवर्दी खान के द्वारा, ठीक है। जब अलीवर्दी डायनेस्टी आई थी 1740 में, उसके द्वारा इसको कंपेयर किया गया था यूरोपियंस को हाइव ऑफ बी से। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम को देखने को मिलते हैं कि किसने किसको क्या बोला। ये भी आजकल एक मतलब फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का पूछने का, ठीक है। 1740 में जब नवाब बने थे अलीवर्दी खान, तो इन्होंने सारे ही, ऐसा नहीं कि एक ही ब्रिटिशर्स को ही, सारे यूरोपियंस को इन्होंने वो ऐसा बोला था। ब्लैक होल ट्रेजेडी किससे रिलेटेड है? 1756 में अलीवर्दी खान के जाने के बाद कौन आता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने जब एक तरीके से कैप्चर किया था ये ब्रिटिश का जो
कैलकाटा के अंदर था ना फोर्ट फोर्ट विलियम, मतलब कैलकाटा को कैप्चर कर लिया था। तो उसके बाद जो ब्रिटिश प्रिजनर थे ना, उसने उसको एक छोटे से कमरे में डंजन में उनको सबको सबको मतलब ठूस दिया एक तरीके से। मतलब कैपेसिटी कम थी उसकी और उसमें ज्यादा ब्रिटिशर्स को डाल दिया, तो सफोकेशन से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो उसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाता है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ ब्रिटिश प्रिजनर द स्मॉल डंजन आफ्टर द फॉल ऑफ फोर्ट विलियम, मतलब फोर्ट विलियम को जीतने के बाद कलकत्ता में इन सारे ब्रिटिशर्स को एक उस मतलब छोटे से कमरे में ठूस देता है और जिससे उनकी डेथ हो जाती है सफोकेशन से। तो इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। 1756 की, और किसके द्वारा कंडक्ट की गई थी ये? सिराजुद्दौला के द्वारा। एग्जामिनर पूछ सकता है सिराजुद्दौला के द्वारा, ठीक है। और कहाँ पे? फोर्ट विलियम के अंदर। फोर्ट विलियम कैलकाटा के अंदर है। और ये किसने इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया था? ये J. Z. हॉलवेल के द्वारा। और इसके बाद ही बैटल ऑफ प्लासी होता है, ठीक है। और इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद एक तरीके से कैप्चर किसके बाद होती है? फोर्ट विलियम के कैप्चर के बाद, सिराजुद्दौला के द्वारा। आफ्टर कैप्चरिंग कलकत्ता इन 1756 विच नवाब ऑफ बंगाल रीनेम्ड इट अलीनगर, मतलब कलकत्ता का नाम अलीनगर रख देता है। अब किसने कैप्चर किया था? सिराजुद्दौला ने, तो वही इसका नाम रखेगा। सिराजुद्दौला के द्वारा इसका नाम रख दिया जाता है अलीनगर, कलकत्ता का, ठीक है, 1756 में। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, इसके बाद होती है ट्रीटी। ट्रीटी में क्या होता है? अलीनगर किस किस के बीच में होती है? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिटवीन सिराजुद्दौला विद ब्रिटिश ऑफिसर, क्लाइव के साथ होती है ट्रीटी। इसमें क्या होता है कि वो अपना फोर्ट वगैरह वापस दे देते हैं और वो सब उनकी शर्तें मान लेते हैं कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके मैटर वगैरह में, सिराजुद्दौला के साथ। तो बस वो वाली ट्रीटी, एक तरीके से ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ 1757, रॉबर्ट क्लाइव और एक तरीके से सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। और बाद में क्या होता है, ये लोग एक तरीके से जो फ्रेंच का चंद्रनगौर वाला रहता है ना, उसको फ्रेंच को वहां से निकाल फेंकते हैं अंग्रेज और ट्रीटी को वायलेट कर देते हैं। फिर उसके बाद होता है अपना बैटल ऑफ प्लासी। चंद्रनगौर विच वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश नेवी इन 1757 वाज ए कॉलोनी ऑफ विच, किसकी कॉलोनी थी ब्रिटिश चंद्रनगौर, जिसको ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया 1757 में? ये फ्रेंच वालों की कॉलोनी थी। इसके बाद ट्रीटी वायलेट कर दी, बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा। सिराजुद्दौला को किसने मारा था? देखो बैटल ऑफ प्लासी के पूरे और क्वेश्चन आप लोगों को कवर करने हैं, तो वो मैं बैटल ऑफ प्लासी पर अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ। प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, 2000 प्लस एमसीक्यूज मॉडर्न हिस्ट्री के। वहां पे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, उससे रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यूज कवर है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पे, बाकी आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये सिराजुद्दौला को किसने मारा था? सिराजुद्दौला को मीरन ने मारा था। ये मीर जाफर का सन था, ठीक है। मीर जाफर के ऑर्डर पे, मीरन उसका बेटा था मीर जाफर का, तो उसने इसको मारा था, ठीक है। हाउ मेनी टाइम मीर जाफर बंगाल बना था नवाब का, मतलब नवाब का बंगाल बना था, बंगाल का नवाब बना था? तो ये दो बार बनाया गया था, ठीक है। पहले बनाया गया था सिराजुद्दौला के बाद, फिर उसके बाद में फिर से जब मीर कासिम को हटा दिया जाता है, फिर दोबारा से बनता है, ठीक है। दो बार बनाया गया था इसको। ट्वाइस, 57 से 60 और 63 से 65, मीर कासिम के रिमूवल के बाद भी, मतलब इसको हटा के मीर कासिम को बैठाया जाता है, फिर मीर कासिम को हटा के फिर इसको बैठाया जाता है, तो दो बार इसको बनाया जाता है। इसने क्या दिया था, मीर जाफर ने क्या दिया था ब्रिटिशर्स को नवाब बनने के लिए बैटल ऑफ प्लासी के बाद? इसने उसको बहुत सारा पैसा और एक तरीके से 24 परगना की एक तरीके से टेरिटरी उनको दे देते हैं, ठीक है। ये इनके द्वारा एक तरीके से मेन उनको दिया गया था बनने के लिए नवाब। 24 का परगना की जिम्मेदारी, ये एग्जाम के अंदर काफी पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। कासिम ने मीर जाफर को रिप्लेस किया था, तो उसने क्या दिया था? कौन सी टेरिटरी सीट की थी ब्रिटिशर्स को? ये दी थी BMC, बुर्दवान मिदनापुर चित्तागोंग। Which Nawab of Bengal shifted the capital from मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? मुर्शिदाबाद टू मुंगेर किसने कैपिटल एक तरीके से शिफ्ट की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर की थी मीर कासिम ने, ताकि वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस से थोड़ा दूर जा सके, उसको फोर्स नहीं कर पाए वो, ठीक है। इसके द्वारा की गई थी, मीर कासिम के द्वारा। सादत खान वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ सूबेदार ऑफ अकबराबाद आगरा इन विच ईयर? जो सादत खान था अभी क्या शुरू हो गया है? अभी अवध का शुरू हो गया, ठीक है। बंगाल का हमने कवर कर लिया पूरा, इंडिपेंडेंस से सक्सेस स्टेट, अब हो गया है अवध का शुरू। अवध का देख लेते हैं। सादत खान को कब गवर्नर सूबेदार बनाया गया था? सूबेदार मतलब आर्मी का काम देखेगा, ठीक है। अकबराबाद का, अकबराबाद को उस टाइम पे आगरा को क्या बोलते थे? अकबराबाद बोलते थे। किस साल में बनाया गया था? ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, सादत खान को कब बनाया गया था? 1720 में बनाया गया था। और 2 साल बाद ये क्या बन जाएगा? एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट बना देगा। 1720 में बनाया गया था। सादत खान को बुरहानुल मुल्क भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि सादत खान को किस नाम से जाना जाता है? बुरहानुल मुल्क के नाम से जाता है। अकबराबाद का बनाया गया था, अकबराबाद को और किस नाम से जाता है? अकबर आगरा के नाम से जाता था, ठीक है। और ये इस टाइम पे कौन था रूलर, कौन था इस टाइम पे? मोहम्मद शाह इस टाइम पे रूलर थे, ठीक है। मोहम्मद शाह के द्वारा बनाया गया था।
मतलब मुगल रूलर, ठीक है। और 1722 में वो खुद अपने आप को एक तरीके से नवाब घोषित कर देते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट बना देते हैं। सादत खान वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ अकबराबाद इन 1720 बाई विच मुगल, किस मुगल एम्पर ने उसको गवर्नर बनाया था, सूबेदार किसने पुत्र बनाया था, मोहम्मद शाह, उस टाइम पे मोहम्मद शाह रूल कर रहे थे, रंगीला जिनको बोला जाता है। हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंस स्टेट, किसने फाउंड किया था अवध का, बुरहानुल मुल्क या फिर सादत खान, कुछ भी ऑप्शन हो दोनों आंसर सही होंगे। बुरहानुल मुल्क का टाइटल किसने दिया था इसको, ये टाइटल किसके द्वारा दिया है? इसको देखो दो तीन टाइटल होंगे इनके, दो तीन टाइटल पर क्वेश्चन बताना, आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। एक तरीके से पहला टाइटल है, बुरहानुल का टाइटल सादत खान को किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, मतलब किस पे कन्फर किया गया था, हु वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ बुरहानुल, किसको बोलते हैं बुरहानुल, सादत खान को बोला जाता है, ठीक है। सादत खान को बोला जाता है बुरहानुल के नाम से भी। इसका मतलब है सपोर्ट ऑफ द रेल। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ फैजाबाद, फर्स्ट कैपिटल ऑफ अवध किंगडम, अवध किंगडम की पहली कैपिटल कौन सी, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फैजाबाद थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि फैजाबाद को किसने फाउंड किया था, पहली कैपिटल कौन बनेगी, पहला नवाब कौन था, पहला नवाब कौन था, सादत खान था, तो सादत अली खान के द्वारा ही इसको एक तरीके से पहली कैपिटल बनाई गई थी, जिसका नाम था फैजाबाद अवध किंगडम की। बाद में कानपुर लखनऊ भी बनेगी, पर अभी के लिए फैजाबाद, ठीक है। इसे बनाया था सादत अली खान ने। क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाता है, रिपीटेडली एग्जाम के अंदर से देखे जा रहे हैं कि नवाब कौन कौन बने थे। सबसे पहले था सादत खान, ठीक है, सादत अली खान था जिसको बुरहानुल मुल्क बोलते हैं। इसके बाद कौन आया था, इसके बाद आए थे सफदर जंग, ठीक है, सफदर जंग आए थे। सफदर जंग के बाद कौन आया था, शुजा उद्दौला। देखो सिराजुद्दौला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बैटल ऑफ प्लासी, वो अलग था। शुजाउद्दीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो अलग था। अब ये शुजा उद्दौला, उद्दौला नाम से याद रखना, ठीक है। शुजाउद्दीन कौन था, सेकंड जो बंगाल में आता है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, शुजा उद्दौला, उद्दीन, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला और शुजाउद्दीन, इन तीनों में कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए इसको स्टार मार्क करके अपनी शॉर्ट नोट्स में रखना कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो शुजा-उद-दौला, पहले कौन आया था, सादत खान, फिर सफदरजंग, फिर शुजा-उद-दौला, लास्ट में असफुद्दौला, ठीक है। और ये असफुद्दौला ये कैपिटल को शिफ्ट करता है फैजाबाद से एक तरीके से लखनऊ में। टाइमलाइन बता देता हूँ थोड़ा, कब से कब तक कौन सा रूलर था। सादत खान जिसको बुरहानुल बोलते हैं, ये 12 साल, 17 साल सॉरी, 1722 से 1739 तक। फिर इसके सक्सेसर आते हैं सन इन लॉ सफदरजंग, ये भी 15 साल लगभग लगभग। फिर शुजा उद दौला, जो बैटल ऑफ बक्सर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो ट्रीटी साइन करते हैं अलग से। 16 दो ट्रीटी होती हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 12 फरवरी, 16 फरवरी, 16 फरवरी वाली साइन करते हैं शुजा उद दौला, ठीक है, सन ऑफ सफदरजंग है, बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड है। और असफुद्दौला कैपिटल शिफ्ट करते हैं फैजाबाद टू लखनऊ, ये बाद में आता है। तो सीक्वेंस क्या है, सादत खान, सफदरजंग, शुजा-उद-दौला, याद रखना है बैटल ऑफ बक्सर से ये कैपिटल शिफ्ट करने में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। और सादत खान फर्स्ट फाउंडर, बुरहानुल बोलते हैं, ये बीच में सफदरजंग को कहीं फिट कर लेना, ठीक है। विच नवाब अवध शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ फैजाबाद टू लखनऊ, किसने शिफ्ट की थी, असफुद्दौला ने, अभी बताया था, ठीक है। सफदरजंग वाज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, सफदरजंग जो सेकंड था, उसको उसको और किस नाम से भी जाना जाता था सफदरजंग को, तो सफदरजंग को अबुल मंसूर खान के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। शुजाउद्दौला अलग था, ये तो सेकंड था, बुरहानुल मुल्क पहला था, और असफुद्दौला बाद वाला था, तो यही नाम बचा, तो यही इसका नाम है सफदरजंग का, अबुल मंसूर खान। ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं आजकल एग्जाम के अंदर, तो मैं इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सफदरजंग ना बाद में एक तरीके से वजीर प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं मुगल एम्पायर अहमद शाह के बाद, अहमद शाह के रूल के अंदर। मोहम्मद शाह के बाद ये अहमद शाह आता है ना, तो उसके अंदर ये एक तरीके से वजीर और प्राइम मिनिस्टर का काम भी करते हैं। टूम्ब ऑफ सफदरजंग कहाँ पे बना हुआ है, सफदरजंग का टूम्ब कहाँ पे बनाया है, टूम्ब बनाया है दिल्ली के अंदर, सफदरजंग का, ठीक है। ये तीसरे थे नवाब अवध के, दिल्ली के अंदर बनाया हुआ है। और किसने बनाया था, शुजा उद दौला ने बनाया था, ठीक है। शुजा-उद-दौला ने बनाया था इसका टूम 1754 में। ट्रीटी ऑफ बनारस 1773 में किस किस यूज में साइन हुई, आप लोगों को क्रोनोलॉजी थोड़ा पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ बना 1773 में कौन आ गया, एक तरीके से वॉरेन हेस्टिंग आ गया है, ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग आंसर होगा।
और दूसरी तरफ से कौन था? 1776 75 के अराउंड आते हैं असफुद्दौला। उससे पहले कौन था? शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में साइन होती है ट्रीटी ऑफ बनारस। इसमें क्या है, ट्रीटी के अंदर है एक तरीके से क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रीटी के अंदर क्या है कि एक ये पहले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तो ये साइन कर ही चुका था शुजाउद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के साथ, जिसमें इसने कार और इलाहाबाद दे दिया था उसको, और साथ साथ में एक तरीके से बफर स्टेट की तरह काम करने लगा था, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग बाद में रूल में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, नवाब को 50 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ब्रिटिश ट्रूप स्टेशन कर दिए जाएंगे नवाब के मतलब अवध के अंदर, उसके एक्सपेंस पे, और ब्रिटिश मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसलिए ट्रीटी साइन की गई थी। इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बनारस। किस किस के बीच में? सुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में। ऐसे अब सेकंड ट्रीटी भी आएगी, ट्रीटी ऑफ बनारस टू, तो वहां पे भी देखेंगे, ठीक है। पहले ये है ट्रीटी ऑफ बनारस। इसमें क्या था कि पहले बफर स्टेट था, अब और प्रोटेक्शन बढ़ा दी गई कि हम आर्मी भेज देंगे, तुम पैसा दे देना, साथ साथ हम प्रोटेक्शन देंगे, और 50 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रोहिला वार हुआ 1774 का। ये किस किस के बीच में हुआ? रोहिला वार। रोहिला वार हुआ एक तरीके से सुजाउद्दौला, जिसको ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इसने ट्रीटी साइन कर ली थी, ठीक है, 50 लाख रुपए दिए थे, वो आर्मी भेजा था, उसकी मेंटेनेंस दे रहे थे। और दूसरी तरफ था रोहिलाज थे, ठीक है। सुजाउद्दौला और रोहिलाज के बीच में हुआ था रोहिला वार 1774, ठीक है, अवध और रोहिलाज के बीच में। और अवध को कौन सपोर्ट कर रहा था? ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे। और रोहिला किसके द्वारा लीड किए जा रहे थे? हाफिज रहमत खान के द्वारा। विच रूलर ऑफ अवध प्रोवाइडेड शेल्टर टू मुगल एम्परर शाह आलम टू? शाह आलम टू को शेल्टर किसने दी थी? देखो, शाह आलम टू जब था तो उस टाइम पे कौन था? अवध का एक तरीके से सूबेदार, नवाब शुजाउद्दौला था, तो उसी ने उसको शेल्टर दी थी उस टाइम पे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद साइन की गई थी 1775 में। इससे पहले कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ बनारस। तो ट्रीटी ऑफ फैजाबाद को दूसरा नाम क्या बोला जा सकता है? सेकंड ट्रीटी ऑफ बनारस, ठीक है, सेकंड ट्रीटी ऑफ बनारस बोला जा सकता है इसको। तो ट्रीटी ऑफ फैजाबाद जो साइन की गई थी, असफुद्दौला 1775 में कौन आ जाता है? असफुद्दौला आ जाता है, असफुद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रीटी ऑफ बनारस अलग थी 73 में, और 75 में असफुद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग। अब इसमें क्या होगा, इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक तरीके से प्रोटेक्शन ज्यादा दे दी जाएगी, पैसा ज्यादा डिमांड कर लिया जाएगा, जमीन टेरिटरी ले लेंगे उनकी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एडवांस कर दिया जाएगा असफुद्दौला के और जनरल वॉरेन हेस्टिंग के बीच में। ग्रेटर कंट्रोल ओवर ब्रिटिश, परमानेंट स्टेशनिंग हो जाएगी ट्रूप्स की, मेंटेनेंस देनी पड़ेगी फोर्सेस की। तो इस तरीके के प्रोविजन इसके अंदर थे, मतलब एक तरीके से कंट्रोल को और बढ़ा देना अवध के ऊपर, ठीक है। सब्सिडी अलायंस जैसी सिचुएशन ला देना। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद, असफुद्दौला और वाराणसी के बीच में। सेकंड ट्रीटी ऑफ बनारस किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ फैजाबाद। पहली ट्रीटी हुई तीसरा शुजाउद्दौला के साथ वाराणसी की, दूसरी होती है असफुद्दौला के साथ। और दोनों ट्री में एक तरीके से कंट्रोल बनाए रखना ऊपर अवध अवध के ऊपर, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ लखनऊ में किसने बनाया था? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा, ठीक है। अभी हम बड़ा इमामबाड़ा बात कर रहे हैं। बड़ा इमामबाड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था एक तरीके से असफुद्दौला के द्वारा, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा 1784 में बनाया गया था असफुद्दौला के द्वारा। अवधि आर्किटेक्चर का एक मतलब फाइन एग्जाम्पल है, 1784 में बनाया गया था असफुद्दौला के द्वारा। और ये क्यों बनाया गया था? उस टाइम पे फेमिन आ गया था, मतलब एक तरह से सूखा पड़ गई थी, तो लोगों को काम देने के लिए इसने इस तरीके का एक आर्किटेक्चर बनवाया था उस टाइम पे। आर्किटेक्चर जनरल किसको बोला जाता है? लखनऊ का। लखनऊ कैपिटल किसने शिफ्ट की थी? असफुद्दौला ने। उसी ने वहां पे सब आर्किटेक्चर बनाए थे, तो इसलिए उसको आर्किटेक्चर जनरल ऑफ लखनऊ बोला जाता है, असफुद्दौला को। इसने कौन सा बनवाया था? बड़ा इमामबाड़ा भी बात की थी हमने, रूमी दरवाजा भी इसने बनवाया था, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इन विच ईयर डिड अवध साइन द सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? अवध ने सब्सिडरी अलायंस कब साइन कर दी थी? 1801 में जाके। सबसे पहले कौन करता है? निजाम ऑफ हैदराबाद। तो अवध ने कब करी? 1801 में। तो इस टाइम पे कौन थे रूलर? कौन थे इस टाइम पे? अवध के मतलब नवाब कौन थे? सादत अली खान टू थे, ठीक है, सादत अली खान टू। और दूसरी तरफ वेले श्री रहेंगे, क्योंकि वही सब्सिडरी अलायंस के तरीके से मास्टर थे। तो इस टाइम पे रूलर भी पूछा जा सकता है। 1801 में जब साइन की थी उन्होंने, तो सादत अली खान टू। सादत अली खान स्टार्टिंग वाला था, और ये दूसरा है, ठीक है, इसने साइन की थी। 1799 में बादशाहनामा गिफ्ट किया गया था किंग जॉर्ज थ्री को, किसके द्वारा? 1799 में कौन था? सादत अली खान टू ही था, एक तरीके से नवाब, तो उसने इसको बादशाहनामा दिया था किंग जॉर्ज थ्री को, ठीक है।
मैन्युस्क्रिप्ट थी ये। छोटा इमाम बाड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? बड़ा इमाम बाड़ा थोड़ी देर पहले बताया था मैं आपको, असफुद्दौला ने बनाया था। ऐसे ही छोटा इमाम बाड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था मोहम्मद अली शाह के द्वारा। ये सादत अली खान के बाद आते हैं मोहम्मद अली शाह, उनके द्वारा छोटा इमाम बाड़ा बनाया गया था। ये भी लखनऊ के अंदर ही है, ठीक है। इसको हुसैनाबाद इमाम बाड़ा भी बोलते हैं। ये भी कई बार आ जाता है, हुसैनाबाद इमाम बाड़ा भी बोला जाता है इसको। 1838 में मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनाया जाता है, लखनऊ के अंदर ही। अवधवाज एनेक्स्ड, अब फाइनली इसको अनेक्स कर लिया जाएगा मिस गवर्नेंट के बेसिस पे। क्वेश्चन पूछा जाता है किस बेसिस पे इसको अनेक्स किया जाता है? मिस गवर्नेंट के बेसिस पे, ठीक है। कब किया था? 1856 में जाके। अभी अनेक्स हो गया, कहानी खत्म हो गई थी। कौन अनेक्स करता है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इनको अनेक्स कर लेते हैं। और बेसिस क्या होता है? मिस गवर्नमेंट के बेसिस पे। तो क्वेश्चन आ सकता है मिस गवर्नमेंट के बेसिस पे किया गया है या लैब्स के अकॉर्डिंग किया गया है, जो लॉर्ड डलहौजी की मेन पॉलिसी थी? नहीं, लैब्स में नहीं, मिस गवर्नमेंट के बेसिस पे किया गया था और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया था, 1856 में किया था। तीनों पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है उस टाइम पे। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस टाइम पे नवाब कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह थे उस टाइम पे, वाजिद अली शाह, ये भी याद रखना, ठीक है। ये 4 पॉइंट याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी 1856, मिस गवर्नमेंट नवाब नवाब वाजिद अली शाह। अब बाद वाले जो अवध के नवाब रहे थे उन पर भी क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस पर हम बता देते हैं आप लोगों को। सादत अली खान टू थे, ठीक है। अभी जिन्होंने जिन्होंने एक तरीके से ट्रीटी साइन की थी सब्सिडी अलायंस वाली। उसके बाद कौन आता है? ये गाजीउद्दीन हैदर आता है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? मोहम्मद अली शाह, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मोहम्मद अली शाह, जिसने छोटा इमाम बाड़ा बनवाया था। फिर वाजिद अली शाह, जिनके अंदर एक तरीके से एनेक्सी कर लिया जाता है उसको, ठीक है। तो ये इस सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज इसको भी देख लेना एक बार। हुआ था लास्ट नवाब, लास्ट नवाब कौन था अवध का? ये था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह लास्ट नवाब थे। और इनको एक नाम भी दिया जाता है, उस पर क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, एक मिनट रुकिए। एग्जाइल ऑफ विच रूलर इज डिस्क्राइब्ड एज लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ हिज बॉडी, मतलब इस किस रूलर को एग्जाइल को बोला जाता है कि उसकी बॉडी से लाइफ जा चुकी है, मतलब आत्मा मर चुकी है, बस बॉडी जिंदा है, ठीक है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है उसके बारे में। किस कौन सा वाला नवाब था? वाजिद अली शाह, ठीक है। वाजिद अली शाह को बोला जाता है लाइफ हैज गॉन इज आउट ऑफ बॉडी, ठीक है। और जब इनको कलकत्ता में एग्जाइल किया गया था, इनको लोकेशन भी आपको याद रखनी है। हु अब ये नवाब खत्म हो गया, अब अवध वाला। अब हम आ गए हैदराबाद, थर्ड सक्सेसर स्टेट, ठीक है। निजाम उल मुल्क असफ जहाँ एज सूबेदार ऑफ बंगाल, किसके द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था? सूबेदार ऑफ डेक्कन। निजाम उल मुल्क को असफ जहाँ जिनको बोलते हैं, कि ये मतलब डायनेस्टी इनकी है। निजाम उल मुल्क चीन किलिच खान, तो इनको सूबेदार ऑफ डेक्कन किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? इनको अपॉइंट किया गया था फारूक शेर के द्वारा, ठीक है। फारूक शेर के द्वारा सूबेदार इनको अपॉइंट किया गया था। कब किया गया था? सूबेदार ऑफ डेक्कन 1713 में ही फर्रुखसिया ने इनको अपॉइंट कर दिया था, ठीक है। बाद में ये बैटल ऑफ सकरखेड़ में एक तरीके से इनके तो ये क्या बोलते हैं, मुगल्स के एक सूबेदार को हराते हैं बैटल ऑफ सकरखेड़ में 1724 में, और उसके बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। हैदराबाद का इंडिपेंडेंट डिक्लेयर स्टेट आ जाता है 1724 के अंदर। और नवाब किसने बनाया था इनको? वो सूबेदार किसने बनाया था? फर्रुखसियर ने 1713 में। बैटल ऑफ सकरखेड़ किस किसके बीच में होता है? निजाम उल मुल्क असफ जहाँ प्लस मुबेरिज खान के बीच में बैटल होता है। लोग ये याद रखना है आप लोगों को, नाम जो फ्रंट में है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछ रहा था किस किस के बीच में बैटल हुआ था 1724, जिसके बाद और ये पूछ लेगा कि भाई इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे बना था। उससे पहले हुआ था बैटल ऑफ सकरखेड़ 1724 में। विच मुगल एम्परर ओवरथ्रो द सैयद ब्रदर, सैयद ब्रदर को किस मुगल एम्पर ने ओवरथ्रो किया था? किसकी हेल्प ली थी? निजाम उल मुल्क असफ जाह की, ठीक है, जिसने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था हैदराबाद का। उसकी हेल्प से सैयद ब्रदर्स को मार भगाया था। किसने भगाया था? मोहम्मद शाह ने, ठीक है। फर्रुख सियर के बाद ये आते हैं, तो इन्होंने इनको एक तरीके से सैयद ब्रदर्स को किल कर दिया था, जिनका डोमिनेंस ज्यादा था उसके मतलब कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद ये और वीक हो जाता है। ये तो यही तो बचे थे सैयद ब्रदर, वो भी हट गए, तो खत्म ही हो गई इन लोगों की कहानी। मोहम्मद शाह 1720 में ऐसा किया गया था। फर्स्ट निजाम कौन बना था हैदराबाद का? फर्स्ट निजाम बने थे निजाम उल मुल्क असफ जाह 1724 में, बैटल ऑफ सकरगेट के बाद, मुबेज खान को हराने के बाद। और असफ जाही डायनेस्टी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था इनके द्वारा। फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद निजाम उल मुल्क वाज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, क्या उसके दूसरे नाम थे, ठीक है। सलाब जंग, नासिर जंग, ये तो बाद में आते हैं, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह ये अलग चीज है। मीर कासिम उद उद्दीन,
उद्दीन खान, तो इसका ये नाम था मीर कासिम उद्दीन खान, ये इसका ओरिजिनल नेम था। ठीक है, अब इसके दो तीन नाम है, उन पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सिग्निफिकेंस होगा। निजाम उल मुल्क किसने बोला था, चीन खिलीज खान किसने बोला था इसको, और इसका असली नाम मीर कमर उद्दीन खान ये अलग था। ठीक है, तो देख लेते हैं। मीर, ये बर्थ नेम क्या था, मीर कमर उद्दीन खान। टाइटल मिला था निजाम उल मुल्क का। ठीक है, डायनेस्टी असफजा है। ठीक है, तो ये 1724 में हुआ था सब कुछ। तो बर्थ नेम ये था। ये चीन खिलीज खान का टाइटल मिला था उनको, और ऑनरेबल टाइटल निजाम उल मुल्क असफ जाह मिला था। और फाउंडर थे असफ जाही डायनेस्टी के। तो तीन नाम याद रखना, तीनों एग्जाम्स के अंदर आ जा देखने को मिल जाता है। विद रेफरेंस टू निजाम उल मुल्क असफ जहां वन, कंसीडर। निजाम उल मुल्क का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था उसको, निजाम उल मुल्क का फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। ये सही है या गलत है, ये बिल्कुल करेक्ट है। निजाम उल मुल्क का टाइटल दिया था फर्रुखसियर ने। ठीक है, जब उनको एक तरीके से सूबेदार अपॉइंट किया गया था। फिर असफ जहां का टाइटल किसके द्वारा किया गया था, जब उन्होंने अपना डायनेस्टी स्टेब्लिश किया था, मोहम्मद शाह। 1724 में कौन थे मुगल एम्पर, अब मोहम्मद शाह थे। ठीक है, तो एक तरीके से ये टाइटल जब सूबेदार अपॉइंट किया गया था निजाम उल मुल्क, और असफ जहाँ जब एक तरीके से वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट किंगडम उन्होंने स्टेप्स करे थे, पहले निजाम बने थे मोहम्मद शाह के टाइम पे। दोनों क्रोनोलॉजी याद रखना है, दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। और चीन खिलीज खान किसने बोला था, औरंगजेब ने बोला था उनको 90 के अंदर। ठीक है, फाउंडर कौन था, निजाम उल मुल्क असफ शाह, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। वेयर डिड बाजीराव वन डिफीटेड निजाम उल मुल्क। बाजीराव वन ने, जो पेशवा थे ये बालाजी विश्वनाथ के बाद स्ट्रॉन्ग पेशवा थे। ठीक है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग इन्हीं को बोला जाता है पेशवाशिप में। तो इन्होंने निजाम उल मुल्क को हराया था। निजाम उल मुल्क मतलब हैदराबाद के। ठीक है, और असफ जहाँ पहले एक तरीके से निजाम थे ये हैदराबाद के, तो इन्होंने इसको किसी लोकेशन पे हराया था, वो लोकेशन पूछ ली जाती है। बैटल ऑफ पालखेड़ में इनको हराया था, पालखेड़ लोकेशन। ठीक है, इसके बाद सरदेशमुखी भी देनी पड़ती है और चौथ भी देनी पड़ती है। चौथ क्या है, जो मराठा लोग एक तरीके से जो जिन टेरिटरी को अनेक्स कर लेते थे, प्रोटेक्शन मनी मांगते थे, उसको चौथ बोलते थे, 25%। और 10% सरदेशमुखी लेते थे अलग उस पे एक्स्ट्रा, जिसको बोलते थे अपना एक तरीके से हेरिडेटरी राइट। ठीक है, तो वो एक तरीके से क्लेम करते हैं बाद में बैटल ऑफ पालखेड़ के बाद। ट्रीटी कौन सी साइन की गई थी बैटल ऑफ पालखेड़ के बाद बाजीराव और निजामुल मुल्क के बीच में, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। ट्रीटी ऑफ मुनगी सेवगांव। आप इनकी डेथ के बाद निजामुल मुल्क की सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गया हैदराबाद के अंदर। तो वो किन किसी बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, नासिर जंग था एक तरफ, और एक तरफ मुजफ्फर जंग था। मुजफ्फर जंग को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच वाले, और नासिर जंग को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। और बाकी ये इस इश्यू के अराउंड कर्नेटिक वॉर स्टार्ट होते हैं। तो कर्नेटिक वॉर पे मैं अलग से वीडियो बना के डाला हुआ हूँ प्रॉपरली, वहां पे सब कुछ आप लोगों को इससे रिलेटेड मिल जाएगा। वो वीडियो भी जाके जरूर देखना, और उसकी उसमें भी एमसीक्यू मैंने काफी कुछ बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कर्नाटक वॉर प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। नासिर जंग कौन था, सन था निजाम का, और मुजफ्फर जंग क्या था, ग्रैंड सन। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग को फ्रेंच सपोर्ट करते थे, नासिर जंग को ब्रिटिशर सपोर्ट करते थे। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाता है, पर बनता कौन है भाई। देखो, एक तो वॉर चलता है कि मैं बनूंगा, वो अलग बात है, चलो वॉर चला, पर बने कौन कौन, क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले कौन था, निजामुल मुल्क असफजा, उसकी डेथ होगी। उसकी डेथ के बाद कौन बनता है, नासिर जंग बनता है। नासिर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो नासिर जंग को हटा के कौन बनेगा, मुजफ्फर जंग, उसको किल करने के बाद। मुजफ्फर जंग को किसने सपोर्ट किया, फ्रेंच वालों ने। ठीक है, नासिर जंग बना पहले, फिर मुजफ्फर जंग बना। मुजफ्फर जंग के बाद कौन आएगा, सलाबत जंग। सलाबत जंग के बाद कौन आएगा, निजाम अली खान। तो सीक्वेंस में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। जिनके बीच में टसल था, तो उनमें से पहले नासिर जंग बना, नासिर जंग को मार के मुजफ्फर जंग बना, मुजफ्फर जंग के बाद सलाबत जंग बना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में निजाम अली खान बना। क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा, तो ये क्रोनोलॉजी जरूर याद रखना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में जाने से पहले एक बार। विच निजाम ऑफ हैदराबाद सीडेड निजामापट्टनम एंड अदर टेरिटोरियल पार्ट ऑफ नॉर्थन सरकार टू फ्रेंच। किस निजामाबाद ने, किस मतलब निजाम ने हैदराबाद के ये मसूरीपट्टनम निजामापट्टनम वगैरह और अदर नॉर्थन सरकार की ट्रीटी थी, फ्रेंच को दे दी थी। फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे, अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग को किस सपोर्ट करते, मुजफ्फर जंग को। तो मुजफ्फर जंग ने जब मतलब फ्रेंच की हेल्प से नासिर जंग को मार गिराया था, और बाद में अपने आप को निजाम घोषित किया था, तब उसको खुश होकर उन्होंने अपनी टेरिटरी इनको दे दी थी फ्रेंच को। ठीक है, मुराद सरकार वाली। तो आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा, आंसर है इसका सलामत जंग। क्योंकि ये वाली टेरिटरी जो दी गई थी,
नॉर्दर्न सरकार वाली सलाबत जंग, जब मुजफ्फर जंग के बाद सलाबत जंग आता है ना उनकी डेथ के बाद, तब उनके द्वारा दी जाती है। तो सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्रोनोलॉजी बताई थी मैंने वो तो आपको कि नार्से जंग, उसके बाद मुजफ्फर जंग आए थे, इन्होंने इसको मारा था, फिर उसके बाद ये इनकी डेथ के बाद सलाबत जंग आते हैं, तो इनके द्वारा इनको नॉर्दर्न सरकार की ट्रीटी दे दी गई थी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू इंटर इनटू सब्सिडी एलायंस? सब्सिडी एलायंस सबसे पहले किसने साइन की थी? सबसे पहले साइन की थी निजाम्स ने। निजाम कौन था उस टाइम पे? ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन तो पूछते ही हैं एग्जामिनर कि किसने सबसे पहले सब्सिडी एलायंस साइन की थी, सब हर कोई बता देगा, याद रख लेगा एक बार में। ठीक है, निजाम्स ने साइन की थी, ठीक है, 1798 के अंदर वेलेस्ली के साथ। पर वो नवाब कौन था उस टाइम पे? निजाम कौन था वहां का? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निजाम अली खान था। ठीक है, निजाम अली खान, अली खान का नाम याद रखना, अली खान के द्वारा साइन की गई थी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे थे। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। ठीक है, इसको निजाम अली खान या असफ जाह टू भी बोलते हैं। और सब्सिडी अलायंस का अंदर होता क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए। बैटल ऑफ खरदा 1795 में हुआ था। अब ये इसी बैटल के बाद वो निजाम अली खान है ना सब्सिडी अलायंस साइन करता था। बैटल ऑफ खरदा लड़ाई हुई थी, किसके बीच में हुआ था? निजाम और किसके बीच में? ठीक है, निजाम को किसने हरा दिया था इस बैटल में, बैटल ऑफ खरदा के अंदर। फिर उसके बाद निजाम बोला कि मेरे तो ब्रिटिशर की मतलब सपोर्ट चाहूंगा, वो मेरे को आर्मी वगैरह दे, प्रोटेक्शन वगैरह दे, ताकि मेरा किंगडम वगैरह सही चलता रहे। फिर वो बैटल एक तरीके से ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस साइन कर लेता है। तो किसके साथ बैटल था? बैटल ऑफ खरदा। बैटल ऑफ खरदा इसका हुआ था मराठा के साथ, मराठा वाले इनको हरा देते हैं। तो उसके बाद ये एक तरीके से वीक पता चल जाता है कितना वीक रूलर है ये, एक तरीके से, और कितना वीक है इनकी आर्मी वगैरह। तो इसके बाद ये डिपेंडेंस दिखा के वहां पे ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडी अलायंस साइन कर लेते हैं। ठीक है, मराठा से वॉर होता है। मराठा में जो सिंधिया वाले थे ना, उनके बीच में वॉर होता है ये, सिंधिया वर्सेस निजाम ऑफ हैदराबाद। और बाद में 98 में जाकर सब्सिडी अलायंस साइन कर देगा। असफजाही डायनेस्टी रूल्ड इन हैदराबाद ड्यूरिंग विच ऑफ द टाइम पीरियड? जो असफजाही सिस्टम एक तरीके से डायनेस्टी 1724 में स्टेब्लिश हुई थी, किसके द्वारा? निजाम उल मुल्क के द्वारा। वो कब तक रूल किया इंडिया को? इंडिया को रूल किया था वो 1948 तक, जब तक हम आजाद हो गए थे उसके बाद रूल किया था भाई। 48 तक, 1724 से शुरू होकर 1948 तक। 1948 में किस ऑपरेशन के थ्रू उसको हटाया गया था, गिराया गया था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के थ्रू इसको बाद में हटाया गया था, इंटीग्रेट किया था इंडिया के अंदर उसको। ऑपरेशन पोलो भी याद रखना है। और 1948 तक रूल किया था, 224 साल। और सब चाहिए डायनेस्टी। लास्ट रूलर कौन था जो उस टाइम पे जब ऑपरेशन पोलो कंडक्ट करा गया था? इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। उस्मान अली खान। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एकदम से इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला क्वेश्चन में आ जाता है। मीर उस्मान अली खान लास्ट था ये। ठीक है, फिर उसके बाद विच निजाम ऑफ हैदराबाद में डिस्क्राइब टाइम मैगजीन एज द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन ड्यूरिंग इस टाइम? मतलब उस टाइम पे टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड का रिचेस्ट निजाम बोला गया था हैदराबाद के अंदर, वो कौन सा था? तो ये भी मीर उस्मान अली खान थे, इनको रिचेस्ट बोला गया था उस टाइम पे। और एक एक और कोमरम भीम, ये भी न्यूज में रहता है, मतलब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोमरम भीम हु फॉट अगेंस्ट निजाम ऑफ हैदराबाद बिलोंग टू, मतलब हैदराबाद के निजाम को से आजाद कराने के लिए उस वाले एरिया को, हैदराबाद को। ठीक है, ये कोमरम भीम उनसे काफी फाइट किए थे। तो ये किस कम्युनिटी थे, किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? गोंड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए भी यहाँ पे इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो भाई इसी के साथ ना पूरा कवर अप हो गया आपका तीनों सक्सेसर स्टेट का। पहले कौन था? न बंगाल, फिर अवध, और फिर हैदराबाद। तीनों से जितने प्रोबेबल एमसीक्यूज है आज तक आए हुए हैं, फ्यूचर में आ सकते हैं, विद थ्योरेटिकल अप्रोच, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। आप साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको दिक्कत आएगी, आंसर गलत हो रहा है, एक्सप्लेनेशन साथ में दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है। कोई थ्योरेटिकल किसी बुक को खोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप ये पीडीएफ उठा के डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर लोगे, जब भी आपको टॉपिक मतलब करने का मन करे प्रैक्टिस, तो इससे आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, प्रॉपर सब सब कुछ इंक्लूड कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।